सबसे पहले मोनिका दीदी, आज ठीक है। आपका खुशी इजहार कर दो, क्योंकि कहीं मेरा पारा ऊपर हो उससे पहले आप खुशी इजहार करके थोड़ा ठंडा कर दो। भाई भाई गोविंद भाई, आज तो मैंने देखा विकराल रूप आया हुआ है भाई को। ठीक है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। आप वो जो ऐसा है, अभी दीदी जो बताने वाली है, जुड़वा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी। और कल वो कहाँ गई थी, जो दो बच्चे की माँ, दो बच्चे खराब करने के बावजूद भी। तो ऐसी बहनों के लिए हौसले का काम है कि जाने अनजाने आप देख सकते हैं कि जुड़वा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी। माइक अनम्यूट करो। हाँ जी दीदी। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम गोविंद भैया जी। भैया जी, जो रागिनी बहन है उससे आपकी भी बात हुई थी। जो पहले उसको भी 5 महीने का मिसकैरेज हुआ था भैया जी, जब अब ये जुड़वा बच्चा हुआ है ना, उससे पहले 5 महीने का मिसकैरेज हुआ था। उसके बाद हमारे संपर्क में तो वो थी। अब उनको डॉक्टर ने अभी 9 महीने पूरे नहीं हुए थे भैया जी। अभी अभी भी डॉक्टरों ने तो वही डराया था कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। और वो भैया ड्यूटी पे थे और बहन घर में थी। उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उनके पास है होम्योपैथी दोनों मेडिसिन है, पल्सटीला और कोलोफाइलम, वो उनके पास थी। कि एक दिन पहले ही दर्द हुआ था, तब आपसे बात हुई थी रात को कि भैया जी दर्द हो रहा है, छठा महीना लगा था तब। तो दर्द हो रहा है, तो आपने कहा कि अब के लिए तो कुछ आपने उपचार बताया और आगे के लिए ये दो मेडिसिन रख लो। वो तब तो नहीं ला पाए थे, पर अब जैसे 8वां महीना लगने से पहले उन्होंने दोनों मेडिसिन वो खरीद के रख ली थी। और अभी उनको 7 महीने कंप्लीट हुए थे, 8वां महीना आधा गया था। और दो जुड़वा बच्चा था, बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। और बेटे का वजन है 2 किलो, और बेटी का वजन है 1 किलो 800 ग्राम। और अब डॉक्टर ने ये कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल ही नहीं है। पर हमारा जैसे साथ था, बात होती रहती थी। और 9 महीने का जो डाइट प्लान दिया हुआ है वो ले रही थी। और एक दिन उसको फिर भी दर्द हो शुरू हो गया था, तो वो घर से सामर्थ्यवान है, तो मैंने गर्भ चिंतामणि रस का सेवन करवाया था भैया जी, फल कल्याण घृत के साथ। उसका सेवन वो कर रही थी। और अब जैसे हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती, आप सांस लेना में मत है। क्यों? क्योंकि मुंह नहीं खुला हुआ है। और बच्चा नीचे है तो आ गया, पर मुंह नहीं खुला बच्चादानी का। तो फिर वो घर चले गए वापस से। घर जाने के बाद बात हुई कि गोविंद भैया के पास भी कॉल किया था उन्होंने, पर गोविंद भैया शायद छठ पूजा में व्यस्त थे तो फोन नहीं उठा पाए। फिर उन्होंने कहा कि दीदी आप कुछ बता दो। तो मैंने उसको 2-3 बार रात को दूध पिलवाया था, सौंठ वाला। सौंठ जिसमें 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी मिलाया, और उसमें 1 चम्मच सौंठ डाली। और सौंठ डाल के उसको फिर मैंने पीने के लिए, जब तक वो इतना उबाला कि वापस 1 गिलास ना हो जाए, वो 1 गिलास किया। और उसमें 15 से 20 ग्राम घी मिलाया था, 15 से 20 ग्राम। एक पूरा भरा हुआ चम्मच था जो ठसा हुआ था। और देसी गौ माता का घी उनके पास था। सेवन किया तो रात को उसका दर्द ठीक हो गया था ऑलमोस्ट। फिर वो सो गई थी आराम से। और घर पे भी आ गए थे। फिर रात को कॉल आया कि दीदी अब हम क्या करें, अब दर्द में तो आराम है। फिर मैंने कहा कि आप कोलोफाइलम और पल्सटीला का सेवन, पहले पल्सटीला का सेवन कर लो। अगर फेक दर्द है तो बंद हो जाएगा, अगर अच्छा दर्द है, डिलीवरी वाला पेन होगा तो बढ़ जाएगा। फिर उन्होंने रात को तो ले लिया था, तो रात को लेने के बाद उनका दर्द ठीक हो गया, सो गई। फिर सुबह में दोबारा फिर बोले कि दीदी क्या करें, हम डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्या? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप एक बार दिखा लो। तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप शाम के समय आ जाना। और शाम के समय वो रात को 10 बजे गए थे। फिर रात को 10 बजे गए और उन्होंने अपना नॉर्मल चेकअप वगैरह होता है, उससे पहले उसने कम से कम 15 से 20 बार कोलोफाइलम और पल्सटीला लेनी शुरू कर दी थी। क्योंकि जैसे उन्होंने स्थिति दिखाई, मैंने वीडियो कॉल भी किया था और कॉल भी की थी, तो उन्होंने जैसे जैसे स्थिति दिखाई तो वो नॉर्मल डिलीवरी होने वाले, डिलीवरी वाले सारे उसमें आ गए थे कि हाँ होगी। लक्षण जो होते हैं जैसे बच्चा दुबकना, पेट का टाइट हो जाना, और नीचे की तरफ दबाव बनना, वो सारे उसमें दिखाई दे रहे थे। तो मैंने कहा दीदी आप है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी मेडिसिन की बढ़ा दो मात्रा। और ये सुबह अब तो ठीक हो, और 1-2 बार और ले लेना। तो वही दूध उन्होंने 2-3 बार और सेवन किया। और उसको हॉस्पिटल में भी वो थी, तब ये कहा कि आपका अब तो है ना
एक तिहाई मुंह खुल गया, और अब तो मतलब थोड़ा 40% बचा है, 40% ही बाकी है, बाकी खुल गया। उसके बाद बहन के पास थी, जिनके दो बच्चे हों तो उनको डर तो सबको ही लगता है, और डॉक्टर भी डरा ही देते हैं। तो उसके पास थी तो उसका कॉल आया कि दीदी अब मैं क्या करूं, मैंने मेडिसिन कई बार सेवन कर ली है, पर बच्चादानी का मुंह नहीं खुला पूरा। तो मैंने कहा दीदी आपके घर जाने वाला कौन है? तो वो रात से भी अपने पास बोतल में दूध गर्म करके सौंठ मिला के घी मिला के अपने पास लेके आई थी। और वो बता रही थी कि दीदी मैं 1 लीटर दूध लाई थी गर्म बोतल में, थर्मस जिसको कहते हैं, डाल के, और मैंने उसमें से कई बार पिया है दी। मैंने कहा नहीं, अब आप सौंठ वाला नया दूध बनवा के लाने वाला कौन है? सुबह बात हुई थी। तो कहती है कि मेरी मम्मी है, पास में ही है हॉस्पिटल, ज्यादा दूर नहीं है, तो ला देंगे। तो उसने वो दूध पिया, जिसमें 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध था, और 1 चम्मच सौंठ डाली थी। उसको उबाला, 1 गिलास वापस किया, और वो घर तक आए थे तो गर्म ही लाए थे, और घी यहाँ आने के बाद, हॉस्पिटल में आने के बाद घी मिला के उसने सेवन किया था। उससे बहुत अच्छा परिणाम हुआ। हुआ ये कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चादानी का मुंह खुल गया। उसके बाद डॉक्टर भी ये थे कि हाँ जी अब तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और ये था कि इनका भाग्य अच्छा कि ये डॉक्टर भी अच्छी मिली। तो बात हुई तो कहती है कि दीदी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊं। बाकी मुझे पता नहीं, परमात्मा को पता है, पर डिलीवरी नॉर्मल करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, कोशिश रहेगी। बेटा बाहर कर लो एक बार। तो पूरी कोशिश रहेगी। तो उसके बाद ये हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई, और बच्चों का भी दोनों का वजन अच्छा खासा वजन था। ऐसी बात नहीं है कि वजन कम है। और उन्होंने कहा कि इतना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि आपके बच्चों को नर्सरी में एडमिट करवाना पड़ेगा। तो जो बेटा है उसका तो वजन अच्छा है, उसको तो फिर उन्होंने नहीं करवाया। और बेटी को नर्सरी में दिया है 1 रात के लिए, वो भी वो नहीं कि 5-7 दिन के लिए रखेंगे, नहीं, सिर्फ 1 रात के लिए ही बोला है। और माँ एकदम स्वस्थ है। आप सभी बहनों ने आवाज सुनी होगी जो ग्रुप में मैंने मैसेज छोड़ा था। तो उसके बाद कहते हैं कि दीदी मुझे मेरा दूध पिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारी कल भी रात को बात हो रही थी, बहन ने बताया था कि ऐसे ऐसे बच्चा उनका डिमेज हो गया। तो मैंने फिर यही बताया कि गर्म पानी से पहले अच्छा वॉश करोगे। और सतन की फोटो मंगवाई थी तो उसका नीलापन, जैसे भैया ने बताया था कि नीलापन हो जाता है, तो वो नहीं था, काला ही था, जैसे हमारे सबका ही होता है वैसा ही था स्तन उनका आगे से। तो उनको फिर गर्म पानी से वॉश करके, और एक बार दबा के 4-5 कील निकली वो निकलवा के, उसके बाद फिर स्तनपान करवाया है। तो भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमने दोनों बहन भाई ने मिलके उनके घर में होम्योपैथी भी मेडिसिन रखी, देसी गौ माता का घी भी रखा, गर्भ चिंतामणि रस भी रखा, और फल कल्याण गरीत मैंने बना के भी दिया था। तो हम जीत गए कहीं ना कहीं। और उनका सबसे अच्छी बात यह है कि उनका भी परिवार खुशहाल है। और दोनों, जैसे एक बेटी और एक बेटा दोनों ही जरूरी होते हैं, तो दोनों उनके पास पुत्र रत्न और पुत्री रत्न दोनों ही प्राप्ति हो गई। इसके लिए भैया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ मैंने जो कुछ भी करवाया, मैं सच बताती हूँ आज भी, और कभी नींद में भी उठा के कोई पूछे तब भी, ये सब मैं गोविंद भैया की ही बदौलत है। और आज जो गोविंद भैया कभी डांट मारते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं ना, उसके पीछे यही है कि हर घर में मोनिका बहन की तरह बन जाए। मैं भी पहले कुछ नहीं जानती थी, पर आज पता नहीं अपने आप को पीठ थपथपाती हूँ कि मैं सब कुछ सीख गई, पर सीखी नहीं हूँ, पर ऐसे होता है तो मेरे को लगता है कि कुछ तो हम सीख गए। जी भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब इस पूरी कहानी से अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं संक्षेप में समझाना चाहूंगा कि हमने सीखा क्या। सबसे पहली चीज कि सबसे पहली चीज हमें ये सीखे कि नॉर्मल डिलीवरी जुड़वा बच्चों के भी हो सकते हैं, और हो सकते नहीं होते हैं। कईयों के हुए हैं, इसमें एक दो के नहीं। अगर 7-8 सालों में बात करें तो जिन्होंने भी विश्वास किया, साथ में रहे, तो लगभग अगर 15-20 केस अगर हमारे पास आए हैं, तो उसमें से 7-8 जो पूरे विश्वास के साथ साथ थे, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है जुड़वा बच्चों की। पहली चीज। नहीं भैया जी, हमारे साथ 18 बच्चे नॉर्मल हो गए अब तक, हम्म। ये मैंने नोट किया हुआ है। तो काफी। हम दोनों भाई बहन के साथ 18 बच्चे, हमने जुड़वा बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी हुई है। चलो, अब ये आगे, अब इसके बाद हम आते हैं दूसरी चीजों पे। इसमें हमें क्या सीखने को मिला कि आखिरी के दिनों में आखिरी के दिनों में जो चीज बहुत जरूरी है, जो अपने रसोई घर की है,
वो एक अरंड का तेल, सौंठ दूध घी, मतलब सौंठ दूध घी का मतलब सौंठ का जो दूध कह लो, घी वाला मिला हुआ, ये पीना। और होम्योपैथी की पल्स टीला और कोलोफाइलम। अब सच्चाई तो यह है कि इतना करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत गलती सामने वाले भी करते हैं। जब बताया हुआ है कि दवाई कोलोफाइलम 7वें महीने से लेनी है, क्योंकि 7वें महीने के बाद गर्भ गर्भ खुलाने के लिए जो हड्डियों का जो फैलाव होना चाहिए, वो कोलोफाइलम करती है। और 8वें महीने में सुबह शाम लेने से गर्भाशय का मुंह लचीला होता जाता है, और धीरे धीरे 9वें महीने में वो मुंह को खोल देता है। कोलोफाइलम सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल होती है। पल्स टीला तो दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, दर्द को बढ़ाने के लिए, झूठे दर्द को जांच करने के लिए। लेकिन कोलोफाइलम का काम ही है गर्भाशय के मुंह को खोलने के लिए। तो ये दो दवाइयों के नाम आप सभी ने सुन लिया कि कोलोफाइलम और पल्स टीला। अगर शुरू से कोई नहीं भी ले रहा है, 7वें महीने से नहीं ध्यान दे रहा है कोलोफाइलम के लिए, तो आखिरी के दिनों में भी कई बार प्रयोग कराने के बाद अच्छे परिणाम आए हैं, मतलब सकारात्मक परिणाम मिला है। और अरंड का तेल, देसी गाय का गोबर, गौमूत्र का रस, ये सब जितने भी हमने सुने हैं, बहुत ही सरल सरल तरीके से, जो आसानी से उपलब्ध है, ये काम आता है। तो इस अनुभव से आप सभी को, क्योंकि हमें तो विश्वास है, हमने तो भैया इतनी बार कर चुके हैं कि हमें नींद में भी अगर कोई कहे तो हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता क्यों कर रही है। मैं तो सबको ये कहता हूँ भाई कि और सबसे जरूरी है भैया जी हिम्मत देना। उस समय क्या करते हैं, साथ वाले जो होता है ना, जो साथ में गया हुआ होता है, कोई भी बहन साथ में होती ही होती है, माँ या बहन पास में होती है, सबसे पहले भैया जी उसका काम होता है उसको डराना, और हमारा काम होता है उसको हिम्मत देना। ये बहन भी डर गई थी, कह रही थी दीदी मेरे को पसीना छूट रहा है। मैंने कहा बहन ऐसे कान से बच्चे पैदा नहीं होते, जो मेरी माँ ने मेरे को बताया था मैंने वही कहा, बच्चे कान से नहीं होते। आपकी माँ ने भी इतना दर्द सहन किया है तभी तू संसार में आई है, तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तो वो हिम्मत आ गई भैया जी। अगर कहीं ना कहीं साथ वाले जो होते हैं ना, कम आज तो हम नहीं है, कल को हम भी किसी दिन दादी नानी बनेंगे, हम भी किसी बहन के साथ होंगे, तो कम से कम हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि उसको डराओ तो मत। कोई भी बहन, इतनी बहनें आज है हमारे पास खड़ी है, बैठी है, मीटिंग के माध्यम से सुन रहे हैं, तो मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि बहन को, जो भी कोई है, कोई भी है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसको कम से कम डराओ मत कि हो नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आप हौसला दे दो। बहनों को सबसे कमी रहती है हौसले की, वो हौसला मिल जाता है तो वो सब कुछ करने को, सहन करने के लिए भी तैयार हो जाती है, और सब कुछ वो कर भी लेती है। और नॉर्मल डिलीवरी क्यों कराना चाहिए, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आज नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, आज मान मान लिया कि एक बहन है, अब इसकी ये बेटी हुआ, एक बेटा हुआ, अगर ये नॉर्मल नहीं होते, तो जब ये माँ बाप बनते और इनके साथ कंडीशन होती, तो ये तो छुट्टे कहते, अरे हमारी मेरा भी तो जन्म ऑपरेशन से हुआ है। उस वक्त तो नॉर्मल पे भरोसा ही नहीं करेंगे। मतलब तीसरी पीढ़ी, मतलब कहते हैं एक ही चीज को बार बार किया जाए तो परंपराएं बन जाती है। तो जब सर्जरी करने की हो जाएगी तो दूसरी तीसरी पीढ़ी में तो परंपरा बन जाएगी। वो कहेंगे यार नॉर्मल डिलीवरी तो बचकानी वाली बात कर रहे हो, ये तो होता ही नहीं। और मैं तो सबको अभी जैसे हम कहते हैं, भाई एक चीज बताओ, भाई तुम्हारे बाप दादा, उनके दादा के दादा, उनके दादा के दादा, राम रहीम लक्ष्मण, ये सीता, कुंभकर्ण, हाथी जैसा रावण, ये सब कहाँ से आया? सर्जरी से आया क्या? और इससे भी बड़ी बात, हाथी हाथी का बच्चा, अगर हम नॉर्मल बात करें, मतलब यहाँ पे थोड़े से खुल के बात करते हैं, सबसे बड़ा बच्चा पैदा होता है हाथी का, ठीक है, सबसे बड़ा बच्चा। लेकिन उसका भी जो गर्भाशय का मुंह है वो उतना ही बड़ा है ना, जो योनि मार्ग है वो उसके शरीर के हिसाब से ऐसा तो है नहीं। तो जब हाथी का बच्चा पैदा हो सकता है, एक चूहिया, अब आ जाते चूहिया, एक चूहिया अगर 7 8 बच्चे पैदा कर सकती है नॉर्मल, तो हम किस खेत को मिली हैं? तो ये तो सिर्फ ये है कि अगर गलती से भी दो पीढ़ियां अगर ऑपरेशन की हो गई, तो तीसरी पीढ़ी को नॉर्मल डिलीवरी करा ही नहीं सकते। कोरे कागज पे लिखवा लो। आज अगर हमारे आस पास में 50 बहनें अगर हैं, और उनमें से 50 में से 40 का नॉर्मल हो रखा है, तो आने वाली पीढ़ी में भी थोड़ी बहुत इज्जत बचाई जा सकती है कि यार फलना का तो हुआ है, उसका तो नॉर्मल ही हुआ है, ये हम उसको बोल सकते हैं, तेरी मौसी का तो नॉर्मल ही हुआ है। पता चला कि यही बच्ची बाद में मौसी बनेगी तो कहेगी मेरा तो जन्म नॉर्मल हुआ ही नहीं था, मेरी माँ का तो ऑपरेशन हुआ था, तो मेरा कैसे होगा, तेरा कैसे होगा? कैसी बातें कर रही हो? इन चक्करों के कहाँ पड़ गई, देसी इलाज वालों के चक्कर में, ये लोग तो तुम्हें मरवा देंगे।
ये परंपराओं वालों के कहाँ चक्कर में पड़ गए हो, मर जाओगे। और मर जाओगे, मरवा देंगे, इसके पीछे कारण क्या है कि आगे बच्चा पैदा करने की क्षमता होती जा रही है कम। साफ सी बात यह है, सबके वीर्य और रज की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लंबी उम्र में शादी करने के बाद ये दिक्कतें ज्यादा हो रही है। तो उसके बाद क्या है कि उनके पास रिस्क होता है, यार अब तो बड़ी मुश्किल से तो गर्भ धारण हुआ है। अब जैसे वो तरुण भाई का सूरत वाला केस हुआ था, वहां पे क्यों डरा दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि 8 साल बाद तो बच्चा कीमती है जी। 8 साल बाद हुआ है इसलिए बच्चा कीमती है, क्यों? क्योंकि 8 साल से बच्चा ठहर नहीं रहा था। तो 8 साल बाद हुआ तो बच्चा कीमती है। ये बात सही है, वो अपनी जगह पे जो है सही बात बोले। लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा और पेशेंस रखते, सारी चीजें होती तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता। लेकिन डर का माहौल ऐसा बना दिया कि बच्चा कीमती है। अगर भैया जी कोई कम आपको, उम्र में शादी हुई होती तो भाई उम्र का ठीक है जी, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। भाई अगर 22 साल में, 22-24 साल में शादी होती तो 2-4 साल बाद अगर कोई दिक्कत होती भी तो कहते हैं जी अभी तो उम्र है, कोई बात नहीं, एक और आ जाएगा, अभी तो उम्र है। जब बच्चा ही 35 साल की उम्र में ठहर रहा है, 8 साल बाद 27 साल के 35 साल में हो रहा है, तो उसका तो डर लग रहा है कि गलती से अगली बार 10 साल लग गए तो तब तक तो होना ही नहीं, क्योंकि पहले ही 8 साल बाद हुआ है। तो एक तो अपने बच्चों की शादी समय से करें। तो अगर समय से नहीं करेंगे तो उसका भी नुकसान, उसका क्या नुकसान होने वाला है? उसका नुकसान होने वाला संस्कारों का। सबसे बड़ा नुकसान होने वाला संस्कार का। मैं एक दिन पता नहीं किसी मीटिंग में खुल के बोल दिया था, तो आज नहीं बोलना चाहता वो बातें खुल के, लेकिन सच्चाई ये है। संस्कार का भैया जी, और एक भैया जी ये होगा कि दादी पोता के वाला संबंध है ना, वो बन जाएगा माँ बच्चों के बीच में। कि कहीं पे जा रहे हैं तो एक बहुत एज है बच्चे की, बहुत कम है, तो फिर वो जब दादी बनेगी तो वो तो एकदम चारपाई पे आ जाएगी, तो भैया जी उनका देखभाल कौन करेगा, मालिश कौन करेगा? दादी तो मिलना ही नहीं बच्चे को। हाँ। ये तो ऐसे कोरे कागज पे लिख लो, दादी तो मिलना ही नहीं बच्चे को। ना भैया जी मेरे को दादी बनना है। 40 साल में शादी होगा, हाँ, और 45 साल में वो आईवीएफ से बच्चा पैदा करेगा, हाँ। तो उसकी माँ तो, जब तक तो ऐसे ही उसकी माँ तो पहले 25 साल और जोड़ के चलो तो 70 साल की हो गई थी। तो वो तो रहेगी कि नहीं रहेगी पता ही नहीं। भैया जी आपको प्रीति दीदी वाला केस याद है क्या, विजय भैया जी, महाराष्ट्र से, हाँ जी, हाँ जी दीदी। जिनको यही किया था भैया जी उनके साथ। हम्म। कि प्रीति दीदी को मेरे संपर्क में पूरे 9 महीने तक थी भैया जी, मैंने उनको फल कल्याण गरीत गर्भ चिंतामणि रस भी खिलाई थी, और ये दोनों मेडिसिन भी उनके पास थी। पर जब हॉस्पिटल में गई थी ना, तो डॉक्टर ने उसके हाथ से वो छीन ली थी दोनों दवाई, और छीनने के बाद वो ले नहीं पाई थी लास्ट मोमेंट पे। और उनको भैया जी सर्जरी से ही बच्चा हुआ था। तो उस वो बहुत रोई थी, 3 दिन तक लगातार रोई थी, बच्ची को दूध नहीं पिलाया। उसके बाद उसको बहला फुसला के किया कि मैंने इतनी हिम्मत की, 9 महीने तक मैंने पूरी मेहनत की, और अंत में आके सिर्फ डॉक्टर की वजह से एक, वो आके मेरे हाथ से छीन के उसने फेंक दी थी, उसके हाथ से फेंक दी थी। तो वो फूट गई थी, कांच की तो होती है, तो वो टूट गई थी। तो उसके उस एक रीजन से मेरा नॉर्मल नहीं हुआ, नहीं तो मैं मेरी डिलीवरी बच्चे की नॉर्मल होती। चलो, अब जरा तो ये दो मेडिसिन तो देखो, जितनी बहनें आज हमारे साथ, 100 बहनें जुड़ी हुई हैं, 100 दादी नानी बनेगी, 100 जिठानी भी बनेगी, 100 देवरानी भी बनेगी किसी की, तो आप अपने सामने होगा। तो ये दो दवाई और दूध में घी मिला के सेवन करवाने वाली बात, ये तीन तो अपने दिमाग में घुसा ही लो। चलो फल कल्याण घृत नहीं बना सकते वो अलग बात है, बाकी ये तीन चीज तो आप दिमाग में घुसा ही लो कि जिसकी भी डिलीवरी, चाहे कोई दुश्मन ही मिले, पर उसको ये तो हम बता ही सकते हैं। जी, चले अब हैंड ड्रेस ले लेते हैं। जी भैया जी। साधना सिंह, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। साधना सिंह। हाँ वो वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आपने कल बोला था ना उनको ले आने के लिए। ले आई? हेलो। आज डांट हाँ भैया ले आए, नेहा आज सिंह के नाम से। आज डांटने का मन नहीं है मेरे को। भैया जी आज गुस्सा मत उतारो, आज बहुत अच्छा भैया दिन है हमारे लिए। आज डांटने, आज तो डांटने डांटेगा का, भैया वो। नेहा। कोई बात नहीं। आज तो डांट खिलवाने लाई थी लेकिन आज डांटने का मन है ही नहीं। नेहा सिंह, 1 मिनट। यही है टीना?
माइक अनम्यूट करो। हाँ नेहा सिंह। ने, हाँ जी। बताओ गुड़िया, तकलीफ बताओ भाई, आराम से, पहले अपने बारे में बताओ। अच्छा। मेरा कल भाभी ने कुछ आपको बताया था, तो अभी थर्ड टाइम प्रेगनेंसी है, कंसीव। अभी 9 मंथ भी स्टार्ट हो गया है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अभी कैसा है कि डॉक्टर का बोलना है कि चीजें वापस ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि सारा रिपोर्ट हमने निकलवाया, तो उन्होंने जेनेटिक इशू का कुछ बता रहा है। जेनेटिक इशू का बता रहा है, तो एक ही बताओ, अब तुम्हारे ही सवालों से जवाब ढूंढता हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं जेनेटिक इशू है, तो तुम्हारी हाँ, दादी नानी के कितने बच्चे मर गए पी के दूध? नहीं, किसी को कुछ उन्होंने ऐसा बात हुआ था हमारी, तो पुणे के डॉक्टर थे। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट था, तभी हमने नहीं, बात जब भी किया। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने सवाल ये नहीं बोला। मैंने सवाल किया कि उन्होंने जेनेटिक इशू बताया है, तो आपके जेनेटिक में दादी नानी के कितने दूध पी के मर गए? नहीं नहीं, किसी को ऐसा इशू हुआ ही नहीं। मैंने उनको बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है एक चेकअप आपका करना रहेगा, कि जो गर्भ में पानी होता है जिसमें बच्चे पलते हैं, उसका अगर जांच हो तो पता चल सके कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि मेरे दूध का जांच हुआ था तो ऐसा कुछ निकला नहीं था, सब नॉर्मल था उधर। हम्म। हाँ, दूध का चेकअप हुआ है तो सब नॉर्मल था। ठीक है। अब मतलब अब गर्भाशय की पानी के ऊपर डाल दी? हाँ, ये ऐसा डॉक्टर ने जो बोला है। और फिर एक उन्होंने मतलब हमने यहाँ पीजीआई लखनऊ में दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा बेबी कंसीव होने के पहले का रिपोर्ट निकलवाते तो शायद हो सकती थी चीजें पता। क्योंकि किसी किसी को रुबेला इन्फेक्शन करके कुछ चीजें होती है, तो नहीं होता है, बेबी को ऐसे ही प्रॉब्लम होता है अगर वो इन्फेक्शन है आप में पॉजिटिव तो। ठीक है। मतलब अब अभी अभी बताओ कि डॉक्टरों के साथ रहना है या हम लोगों के साथ रहना है? अभी मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया है, अभी मैं क्या बोलूं। जो दिल में है वही बोलो। जो दिल में है। मैं तो यही चाहूंगी कि मेरी चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नॉर्मल थी, सेकंड सीजर था, और अभी थर्ड टाइम तो डॉक्टर ने बोला कि सीजर ही रहेगा। और तीनों प्रेगनेंसी में कितने समय का अंतर है? अ, अभी इस वाले में तो 2 साल के बाद कंसीव हुआ था बेबी, सीजर के 2 साल होने के बाद कंसीव हुआ। चुप हो। हाँ, चुप। ठीक है। अभी चुप हो जाओ। माइक म्यूट करना नहीं आता क्या? है? चुप होने के लिए उसको बोल रही है, ये नहीं हुआ कि म्यूट पे बटन दबा दूं? देखो गुड़िया, सबसे पहली चीज कि आप अपने मन में ये जो चीजें बातें चल रही है ना, ये बातें आपको नहीं मालूम होनी चाहिए थी। सच्चाई तो हाँ। ये बातें आपके घर में दूसरों को पता हो, आपको दवाई खिलाने वालों को पता हो, दवाई लाने वालों को पता हो, और डॉक्टर को पता हो। उसके हम्म। अलावा सामने वाले को जैसे ही कुछ पता चलता है तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है डर के मारे, सोच सोच के। हम्म। ठीक है। खैर, उसको तो अभी खत्म नहीं कर सकते, उसको खत्म करने का एक तरीका है, वो मैं बता देता हूँ। दूध में सौंठ और घी, चौथाई चम्मच, ज्यादा नहीं, सिर्फ चौथाई चम्मच सौंठ का पाउडर, 2-3 चुटकी सौंठ, 1 कप दूध, 1 कप पानी, आधा चम्मच घी, इसको 1 कप रहने तक उबालना, और इसी में मिला लेना चौथाई चम्मच शतावरी। अच्छा। ठीक है। और नियमित रूप से, जब तक डिलीवरी नहीं होती, अभी मीटिंग शुरू से आई थी अभी सुनी या बाद में आई हो? नहीं, मैं वो सुनी, अभी कोई दीदी बोल रही थी तो मैंने उनका सुना बरोबर। ठीक है, बरोबर सुनी तो कान में गया ना कि कौन कौन सी दवाई लेनी है और कितनी हिम्मत रखनी है। फर्स्ट प्रेग्ने मतलब डिलीवरी मेरी नॉर्मल हो चुकी है एक बार, सेकेंड टाइम सीजर हुआ था, बच्चे के गले में नाल था इसलिए। वो तो ऐसे भी बच्चे के गले में नाल होता है, पहली बार थोड़ी है। नहीं नहीं, तो वो 3-4 राउंड हो गया था, तभी डॉक्टर ने बोला कि ऐसा रिस्क है, तो हमें फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया था तो हम सेकेंड टाइम ले नहीं सकते थे रिस्क। कोई तो बात। बस इसके लिए। मतलब थर्ड टाइम भी रिस्क नहीं लोगी, जो कहेंगे वही मानोगी?
नहीं, कोशिश तो हम पूरा करेंगे कि नॉर्मल हो, लेकिन ऐसा किसी किसी का बोलना है कि अभी सीजर को 3 साल नहीं हुए तो नॉर्मल नहीं हो सकता। अच्छा, सीजर को 3 साल नहीं हुआ तो नॉर्मल नहीं हो सकता, लेकिन सीजर करने के बाद अगर पिताशय की थैली में पथरी हो जाए तो दोबारा पेट काट सकते हैं। ठीक है। अगर पेट में कोई दोबारा आंतों की इन्फेक्शन हो जाए तो फिर दोबारा पेट काट के आंतों का काम कर सकते हैं। मतलब सीजर पे सीजर कर सकते हैं, लेकिन सीजर पे पेट का, जिस सीजर को लेके हम घर में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उछलते कूदते हैं 12-12 पोर से, कभी झगड़ा हो जाता है तो मतलब 3 महीने बाद ही, सीजर के 3 महीने बाद ही उछलना शुरू कर देते हैं कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया, लाठी भांजना शुरू कर देते हैं, मारा पीटी करने शुरू कर देते हैं। हैं? वो सारी चीजें झेल सकता है शरीर, और एक बच्चे का जन्म नहीं झेल सकता, वो भी 2 साल बाद। मतलब ऐसा कौन सा टांका लगाया था भाई कि 2 साल के अंदर भी तुम्हें डाउट लग रहा है कि वो स्किन फट जाएगी? अगर फटना होता, मेरी बात सुन के जाओ, अगर फटना होता तो आज गर्भ ठहरा, उसके बाद 9 महीने का उतना बड़ा पेट बना, तब ना फटे। डिलीवरी हम्म। के वक्त सिर्फ प्रेशर देने में पेट फट जाएगा? ये कौन सा, किस बुद्धि, किस बेवकूफ को समझ में आती है बात कि अगर भाई प्रेशर देने में ऊपर का पेट फट जाएगा, टांका टूट जाएगा? यही बोलते हैं ना, टांका टूट जाएगा जी। अरे भाई, टांका तो कब का गल चुका, तुमने ही तो बोला था कि टांका गल गया, अब तो स्किन बची है। थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाना, जरा अभी दिमाग पे जोर डालना। ये- नहीं, मैं डाल रही हूँ और मैंने भी यही सोचा है कि नॉर्मल हो जाए तो ज्यादा ही बेटर है, क्योंकि हमारा केस भी तो कॉम्प्लिकेटेड है, कोई फिक्स कुछ क्या होगा कुछ है नहीं अभी। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं। है? क्या कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि अभी 2 टाइम ऐसा हो चुका है, तो थर्ड टाइम हमें अभी दो टाइम क्या, काफी। 2 टाइम क्या हो चुका है? बच्चा होने के बाद दिक्कत हुई है ना। हाँ, बेबी होने के बाद क्या होता है कि वो एकदम नॉर्मल होता है बच्चा। सारी चीजें उनका नॉर्मल होता है। सेकेंड टाइम तो हम लोगों ने उनको काश में भी रखा था। सारा चेकअप भी हुआ, सब नॉर्मल था, लैट्रिन बाथरूम दूध पीना सब कुछ। लेकिन एकाएक दोनों बच्चों को सेम ऐसा ही हुआ, ऐसा लगेगा कि जैसे उनका गला कोई दबाव आ रहा है, उनको सांस नहीं आ रहा, वो रोता है रुक जाता है, रोता है रुक जाता है, फिर एकदम से शांति हो जाएगा फिर। सबसे पहले तो साधना को मैं थप्पड़ मारूंगा। कल बोलती है कि दूध पीते बच्चा मर गया। है? मतलब नहीं, एक्चुअली भाभी को पता नहीं था, उन्होंने मुझसे पूछा आज सुबह, तो ऐसा चीजें सुन सुन के ही पता होती है, मुझसे कोई डायरेक्ट ये सब बात पूछता नहीं है। तो फिर मैं भाभी को बोली, भाभी मेरा सारा चेकअप भी हुआ है, तो उन्होंने बोला कि अभी आप आके बात करो, आप अच्छे से बात कर लोगे, तो मैंने बोला ठीक है। ठीक है, अब ऐसा है, अभी हमारा जो बच्चे को 1 महीना और जो बचा हुआ है, ऐसे तो इन इन महीनों में बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं होता। ठीक है, इन हम्म। महीनों पे जो भी असर होना है आपके ऊपर होना है, आखिरी महीने में बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं होता। खाया पिया भी बच्चे को ज्यादा कुछ लगता नहीं है। ठीक है। मतलब अगर हम चाहें, अगर हम कुछ अभी कुछ खिलाने की कोशिश करें तो वो बच्चे के लिए नहीं फायदा करेगा, आपके शरीर के लिए फायदा करेगा, आपके गर्भाशय के एरिया के लिए फायदा करेगा। ठीक है। तो एक दो चीजें करो आराम से, एक जो अभी बताया, सौंठ, दूध, घी, शतावरी, इसका तो नियमित रूप से, मतलब ये समझो कि रात का दूध यही पीना है। ठीक है। और बच्चा जब पैदा हो, होम्योपैथी की 3 दवाइयां अपने पास मंगा के रखना अपने लिए। तो अभी एक तो लिख लो, पल्स टीला और कोलोफाइलम। पल्स टीला, कोलोफाइलम, कालीफॉस, BC26, BC26, कालीफॉस, पल्स टीला, कोलोफाइलम, ये 4 दवाइयां आपके लिए। बच्चे के लिए 2 दवाई, एक थूजा और एक एकोनाइट, होम्योपैथी की। जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, पहले बच्चे का ही बता दो, जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, बच्चे की जीभ पे एकोनाइट और ये थूजा एक एक बूंद उसके जीभ पे टपका देना। ठीक है। और दिन में थूजा एक बार, एकोनाइट दिन में 2 बार। ध्यान से सुन लो। ठीक है। उसके बाद जो आपकी दवाई चलेगी, आप लेके आओगे BC26। इसकी 4 गोली दिन में 3 बार 4 बार चूसनी है।
और कालीफॉस 6X की 4 गोली दिन में 3 से 4 बार चूसनी है। कोलोफाइलम की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। पल्स टीला को आप संभाल के रखोगी जिस दिन आपका डिस्चार्ज चालू हो या दर्द शुरू हो। ठीक है। और ये दूध बना के पियो। और यहाँ पे 125 लोग इस बात के गवाह हैं। आपका बच्चा नॉर्मल होगा। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, बाद मतलब कहते हैं ना, जुबान दे रहा हूँ, कहीं वो पीछे दीवार है उस पर लिख दो, एक ईंट लेके ना, वो पत्थर लेके लिख दो। बच्चा नॉर्मल होगा और बच्चा स्वस्थ होगा और बच्चा दीर्घायु होगा। ठीक है। और डॉक्टर की सुननी हो तो मैं सुनने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन कान में रुई लगा के सुनना। डॉक्टर की सुननी हो तो कान में रुई मिला के लगाना, कान में रुई रखे रहना और सुनना। वो जो बोले सुनते जाना, लेकिन कान में रुई होनी चाहिए। तो समझ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम्म। जब डॉक्टर नहीं थे तब तो और कोई पैदा हुआ ही नहीं ना। ना डॉक्टर का बाप पैदा हुआ, ना डॉक्टर की दादी पैदा हुई। नहीं, ये तो मेरी डॉक्टर भी बोलती हैं कि बेटा अब चीजें पॉजिटिव हो सकती है, पहले भी ऐसे हो जाता था किसी किसी के साथ, लेकिन फिर सही हो जाता था ना, हो सकता है कुछ इशू की वजह से हो गया हो। कुछ इशू अभी अब कुछ इशू की वजह से नहीं हो गया, मैं आपको बताऊं। उन्हीं की दवाइयों के ऐसे ऐसे दुष्प्रभाव देखने। भाई उनका तो कोई R&D करता ही नहीं कि आपने हम्म 9 महीने। भाई इसका इसका वजन 40 किलो है, आपने आयरन की 75 mg की गोली किस किस बिहाफ पे खिला दी? हम्म आपने फॉलिक एसिड की 200 mg की गोली कैसे खिला दी भाई? उसको इतना केमिकल रिएक्शन क्यों दे रहे हो बॉडी में? इस चीज पे तो कोई R&D नहीं करता कि मैं 9 महीने में कितने किलो दवाइयां खा ली। लेकिन जो ऐसा बेबी को हुआ था सेकेंड टाइम, तो हम उस टाइम पे डॉक्टर को, बच्चे के डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला उनको सिंड्रोम अटैक हो चुका है, मतलब सिंड्रोम अटैक आ जा रहा है बेबी को। ऐसा है, नाम तो देंगे ना। हर देखो जी, साफ सी बात है। जब कोई उनको बीमारी समझ में नहीं आता तो सिंड्रोम पे डाल दो, जेनेटिक पे डाल दो। इसके अलावा तो उनके पास और कोई बहाना ही नहीं है। और ठीक हो जाए तो अपने मिलने। अरे भैया, भगवान के भरोसे हुआ है जो भी होता है। हाँ, वैसे मेरे साथ कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि मेरा दोनों बच्चा 2 तारीख को हुआ, 2 नवंबर 2 मार्च को। और एक्सपायर होने का भी टाइम सेम, तीसरे दिन नाइट में, मतलब 1 के लगभग हो जाता है। दोनों जन का वैसे ही हुआ। कहाँ हो, मैके में हो ससुराल में? नहीं, अभी ससुराल में हूँ। ठीक है। घर में और कौन कौन है? घर में तो मतलब पूरी फैमिली है, और अभी कैसा मैं अपने कौन? गांव के घर पे हूँ, जहाँ मेरे सास ससुर और हस्बैंड रहते हैं, उधर नहीं हूँ। गांव पे हूँ, यहाँ पे दादी हैं, चाची हैं, यही सब है। आपको रह रह के 2 4 दिन पे पेट दर्द होता है, मन खराब, तबीयत खराब होती है? नहीं, ऐसा एसिडिटी वगैरह की वजह से होता है, और ऐसे नहीं कुछ होता है। एक काम करो, हाँ। अभी खड़ी हो जाओ। खड़ी हो जाओ। हम्म मोबाइल और तुम दोनों किचन में जाओ। मोबाइल को लेके किचन में जाओ। हाँ। खड़ी हो जा। हे भगवान, इतना। आप आगे बोलिए, तो मैं किचन में अभी ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, तो इसके लिए सोच रही हूँ कि क्या। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाओ। धीरे धीरे जाओ। अभी डॉक्टर बोलेगा आके अल्ट्रासाउंड करा लो तो तुरंत दौड़ के भागेगी? हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने हिसाब से ही चलते हैं, क्या किचन से कौन सी चीज लेनी है मुझे। कोई बात नहीं, किचन पहुंचो तो सही। कौन सी चीज अभी बता दो। मैं किचन यूज नहीं कर रही हूँ अभी ना, तो मुझे दूसरे को बुलाना पड़ेगा। क्यों, किचन में आपको क्या मना कर रखा है? खाली मना नहीं कर रखा खाली है, खाने लेकिन के लिए घर बोला है? के दूसरे लोग किचन यूज कर रहे हैं अभी। हाँ। कोई खाने, सिर्फ खाने के लिए है? हाँ, मैं खाना ही खा। फिर कटने के लिए तैयार रहना, अगर मेहनत नहीं करोगी तो कटोगी कटोगी। बताइए। पहुंच गई? अभी तो कह रही थी पहली मंजिल पे है। ऊपर हाँ, तो जा। अभी नीचे वाले पे आए ना, अब आप बोल दो कि क्या लेना है मुझे। मिर्ची, लाल मिर्ची। वो हम लोग यूज नहीं करते लाल मिर्ची।
ग्रीन मिर्ची करते हैं, हरी मिर्ची। साबुत मिर्च नहीं है, लाल? नहीं, अक्खी भी नहीं है। तो फिर मंगा लो। किसी को फोन करके बोलो मेरे को अभी के अभी लाल मिर्च चाहिए, अभी के अभी चाहिए। अभी गांव में पॉसिबल नहीं है ना, अभी तो थोड़ी थोड़ी ठंडी भी पड़ रही, तो कोई मार्केट नहीं जा सकता अभी। आप बता दीजिए, मैं नेक्स्ट डे कर लूंगी। कोई बात नहीं, फिर कल तुम मेरे सामने कल शाम को करना, मिर्ची लेके आना, लाल मिर्च। ठीक है। ठीक है। हम्म। और थोड़ा सा तेज तरार बनो, तेज तरार, ये इतने बहाने मारने वाले मत बनो। ठीक है। और जो बोला वो दवाइयाँ और वो घर की चीजें करो, कोरे कागज पे लिख लो कहीं भी। ठीक है। हम्म। चलो। बबली, आपके माइक को अनम्यूट किया। बबली। इंदू, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, इंदू। अनम्यूट कर दिया, बोलो भी तो सही, या आगे बढ़ू? इतनी रोई हुई आवाज में, वंदे मातरम भैया। इतनी रोई हुई मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? बोल रही भैया वंदे मातरम बोल तो रहे भैया आपको। बोलिए। उर्मिला दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। उर्मिला दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी। भैया मेरे बेटा है 15 साल का। हम्म। उनको ना, उसको जैसे मतलब खेलने जाता है बाहर, दौड़ लगाता है थोड़ी सी, तो हम्म। उसकी ना कोख में दर्द दर्द होता है। तो अगर वैसे नॉर्मल कुछ नहीं होता, जैसे दौड़ लगाता है तो उसकी कोख में दर्द होता है। तो क्या करना चाहिए भैया उसके लिए? कुछ नहीं, उसको बोलो कि जब दौड़ में हफनी शुरू हो जाए उससे पहले दौड़ना बंद कर दे। ठीक है। हाँ जी। जिनको भी दौड़ने के बाद ऊपर कलेजे के पास दर्द उठ जाए तो उन्हें अपनी दौड़ को सीमित कर देना चाहिए। उतना ही दौड़ना चाहिए जिससे कि दर्द ना उठे। भैया जी, कोख में दर्द होता है, कोख में, कलेजे के नीचे नहीं, कोख हाँ में। हाँ, वही पेट के पास है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मोटा है क्या? नहीं नहीं, पतला सा है बिल्कुल। मोटे आदमी का तो पेट ज्यादा हिलता है तो उसको जल्दी दर्द होता है। ठीक है। या तो इसको बोलो कि ज्यादा या तो खा पी के जाता है दौड़ने। नहीं भैया, खा पी के भी नहीं जाता इतना, 1-2 घंटा पहले ही खाता है। अच्छा। हाँ जी। एक ना उसको काफी दिनों से हो रहा था, तो ये इसकी ये प्रॉब्लम, तो डॉक्टर पे भी दिखाया था हमने। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें आंतड़ियों में खिंचाव बताया था उन्होंने, भाई आंतड़ियों में खिंचाव है अतड़ियों में गिरने की। अतड़ियों में खिंचाव दौड़ने से आ रहा है ना। उसकी बॉडी को नहीं गिर उसकी बॉडी को दौड़ना नहीं सूट हो रहा है, नहीं दौड़ेगा। नहीं भैया, पिछले साल तो वो अच्छे से दौड़ता है, इसी साल में हुआ उसका ऐसे। अभी तुम्हारा दिमाग एक ही बताओ, हंसते हंसते कभी पेटों में दर्द होता है? आंतें खिंच जाती है? खिंचनी खींचती, हंसते हंसते कभी पेट में दर्द सुना है आपने कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया? कितने लोगों ने सुना है हंसते हंसते पेट दर्द हो गया? वो पेट दर्द कैसे होता है? आंतों पे भार पड़ जाती है तभी होता है। उसका जो दौड़ना है उसके शरीर के हिसाब से अभी अनुकूल नहीं है, बंद करा दो। ठीक है भैया जी। कौन सा आर्मी में भेजना है क्या? बस ऐसे ही अपने मतलब खुद के उससे, मतलब जैसे सुबह सुबह जाते हैं बच्चे बाहर, तो हम्म, थोड़ी सी दौड़ लगा लेते हैं भाई, थोड़ा मतलब। थोड़ी सी लगाएगा तो दर्द होगा ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा। लगाता होगा। आप पूछ लेना, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दौड़ लगा रहा होगा। बस ये तो पता नहीं भी कितनी लगाता होगा, वही आके बोलता है भाई यहाँ पे दर्द है मेरे, तो क्या है।
देखो बात ये नहीं, मैं उस दर्द की दवा बता दूं तो फिर कल फिर दौड़ना शुरू कर देगा। भाई दर्द की दवा अगर बता दिया जाए तो दौड़ना तो फिर शुरू कर देगा। या तो फिर उसका सुबह पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, आंतों में मल भरा पड़ा है, और वो जैसे ही दौड़ रहा है तो उसका आंतों पे खिंचाव पड़ रही है। हाँ भैया, ऐसा हो सकता है, उसका पेट नहीं साफ होता सुबह सुबह। उसको रात को अरंड का तेल दे दो, या 15 साल का है तो त्रिफला दे दो। दो ठीक है भैया। दो चम्मच त्रिफला गर्म पानी से रात को दे दो। लेकिन दौड़ने के लिए फिर भी मना करना, कोई अभी पीटी उषा थोड़ी बनना है। पीटी उषा बन के क्या फायदा, पीटी उषा 35 साल की उम्र में घुटने पकड़ के बैठ गई। हम्म। ठीक है भैया। ठीक है। जी धन्यवाद भैया जी। ज्योति, माइक को अनम्यूट करो ज्योति। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरी भाभी का है ना, कल से मतलब एक साइड में ना ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, और जैसे ऐसे लग रहा है जैसे गांठ है। अरंड का और तेल, जैसे बेबी दूध पीता है ना तो दर्द होता है। अरंड का तेल लगा दो हल्का गुनगुना करके। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है। दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ तो सही। हाँ तो कोई बात नहीं, उनको फोन करके बोलो अरंड का तेल हल्का गुनगुना करके लगा लो। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। जी। महक खान, महक खान। नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ जी भैया, मुझे ना एक फीडबैक देना था। जी बताओ। जी मैंने ना अपनी भांजी को बोला था कि मुलेठी का पानी पी ले, उबाल के उसको एक चुटकी। उसको ना 15 दिन से खांसी हो रही थी, और उसको ना बहुत आराम मिला। जी अब कह रही थी कि मुझे ना बहुत आराम मिला, उससे दवाइयों से भी आराम नहीं हो रहा था मुझे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस भैया। और ये नेहा सिंह अगर मीटिंग में है तो आपको बोलो 11 तारीख को 11 बजे टीम में जरूर रहना। क्या भैया? मैं आपको नहीं कह रहा। और ये साधना सिंह, उनको बोल देना ये मीटिंग से भाग गई ना तुरंत। ठीक है, भाग गई है। चलो कोई बात नहीं, हमारा क्या लेंगे। हम्म। एक भैया मुझे ये पूछना था, मेरे ने कहीं चोट लग जाए तो काले निशान पड़ जाते हैं। तो चोट लगने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? चोट लगने के बाद खून आ जाए तो बढ़िया लगेगा। नहीं तो यार, पहले इतने काले निशान नहीं होते थे, साफ हो जाते थे। अब तो कई महीने तक जैसे साफ ही नहीं होते, वैसे ही पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा है। जब भी ऐसा कभी चोट लगे तो कुछ नहीं कर सकते हो तो घर में आके फिटकरी का पानी बना के हल्का गुनगुने पानी से सिकाई कर दो। या फिटकरी, एक चुटकी फिटकरी फुलाई हुई दूध में लस्सी की तरह घोल के पी लो। ठीक है, तो उससे नील का निशान हम्म। हो जाता है। लेकिन हम्म। ताजा ताजा करना पड़ेगा, अब जैसे पुराना हो गया है तो थोड़े दिन लगातार लगाना पड़ेगा। जी, ठीक है। धन्यवाद भैया। एन झांसी, एन झांसी। एन झांसी बहन, जल्दी जल्दी माइक अनम्यूट करो। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। हमारा फ्रेंड का हस्बैंड को किडनी में स्टोन आ गया था। हम्म। उससे वो लिवर लिवर स्वेलिंग आ रहा। थोड़ा बताए तो अच्छा रहता ना। ठीक है। कोई बात नहीं, घर में। वो पहले भी आया था, ऑपरेशन करे उनको। हम्म। कोई बात नहीं। पहले तो आप बताओ आपकी गर्दन का क्या हाल चाल है? थोड़ा है भैया, वो तो नहीं जा रहा। नहीं जा रहा है? करना छोड़ दी हैं? 2 दिन करती है, 4 दिन छोड़ देती है। थोड़ा पतली हो गए ना, उससे थोड़ा ताकत भी नहीं रहा, इसलिए थोड़ा छोड़ दिया। थोड़ा करे छोड़े तो ऐसा। किसी का ताकत चेक करना हो तो घर घर में झगड़ा कर दो, फिर पता चलेगा कि किसके अंदर कितनी ताकत है। जी भैया, वो तो झगड़े में आ जाता ताकत। ठीक। एक काम और करो, क्या बोलते हैं, उनको बोलिए
तुलसी का पत्ता, तुलसी के जी। पत्ते, छोटी इलायची, अजवाइन, 8-10, अजवाइन। 8-10 तुलसी के पत्ते, आधा चम्मच जी। अजवाइन, 2-3 छोटी इलायची, इसको कूट के 1 कप पानी को चौथाई कप रहने तक, मतलब 125 ml पानी, सिर्फ 30 ml पानी रहे, और छान के पिला दो दिन में 3 से 4 बार। तो लीवर का सूजन भी उतर जाएगा और पथरी भी निकल जाएगी। जी भैया, धन्यवाद भैया। ठीक है। कृष्णदेव कुमार। कृष्णदेव कुमार, माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद जी। भैया बता रहे हैं कोई 2 साल का बच्ची है, तो मीठी बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दी है, इसके लिए कोई उपाय है? बच्चे अगर मिट्टी ज्यादा खा रहे हो तो उनको केला और शहद मिला के खिलाइए। ठीक है। जी। जी। केला और शहद मिला के खिलाइए। चूना चूना दे सकते हैं, आधे जी। आधे गेहूं के दाने के बराबर चूना दे जी। सकते हैं, उसे दही में मिला के चूना दीजिए। केला घी खिलाइए, इससे मिट्टी खाने की आदत छूटती है। होम्योपैथी में कलकेरिया फॉस नाम की दवा है, वो खिलानी चाहिए। ठीक है। और भैया कल्याणी बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। कल्याणी बहन। नमस्कार भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, एक दादी है, 72 इयर्स के है। उनको गले में वो सांसें फूलती है और गले रहती है, वो जाम हो गई है ऐसा। तो मैंने उनको मूला टीका उकाला, जो कल आपने बोला था गले के लिए, तो वो बताया है कि एकदम चाय की तरह उसको उबाले एक एक गिलास पानी में, फिर वो 3-4 बार दिन में ले। तो आगे और कुछ बता सकते नहीं, इसी को करने के लिए बोलिए, ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं। हैं? तो सांसें भी मतलब फूल जाती है। आराम मिलेगा, इसी इसी से आराम मिलेगा। बात वो नहीं। अच्छा। तो एक चीज बताओ, छोटी सी बात, आप लोग जोर देने की कोशिश कीजिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई लिख के देता है, तो 7 दिन खाते हैं, नहीं खाते, या उसके 2 घंटे बाद या अगले दिन ही डॉक्टर बोलते हैं आराम नहीं मिल रहा हम्म। है। उसका पर्चे की डेट खत्म होने से पहले भले बोल रहे हैं, लेकिन उस दिन आने के बाद चुपचाप, डॉक्टर की दवाई तो अगर उसने 1 महीने के दिया है ना, तो चुपचाप 1 महीने तक दवाई खाएंगे, ऊपर नीचे एकदम ईमानदारी से। खाएगी। हाँ। हाँ, सही बात है। और यहाँ हर दूसरे दिन उपचार बदल दो जी। नहीं नहीं, ये तो मैं पूछ रही हूँ कि अरे मैंने सही बताया। हाँ हाँ, सही बताइए, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। वर्षा चड्ढा बहन, माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया वो एक फोटो भेजी थी मैंने, वो एक वो लेडी है, उनके पैर में कटे, पूरा ऐसे कट रहा है उनके पैर, तो उनको क्या लगाएं? जी। आ, फटे जा रहे हैं वो, कह रहे हैं सर्दी में। कोई बात नहीं, बता दूंगा। अभी देखा था, थोड़ा सा कहीं और व्यस्त हो गया तो मैं रह गया था। ठीक है। और उनकी स्थिति परिस्थिति तो थोड़ा ज्यादा ही है, इतना ज्यादा तो नहीं कटना चाहिए। फिर भी आप उन्हें अभी हाल फिलहाल में हल्दी और अरंड का तेल, ये मिला के लगाने के लिए बोलिए रात को, और दिन में ज्यादा से ज्यादा बार गुनगुना अरंड का तेल। ठीक है। ये तो वैसे बता दिया था वैसे मैंने। बस 2 दिन बाद, पहले 2-3 दिन पे फोटो मंगा लेना। ठीक है। ठीक है भैया। अब बरसों ठीक है पुराना है, भैया। थोड़ा समय तो लगेगा ही। एक वो बोल रही थी कि कुछ पता नहीं क्या हो गया था, तो टेसू के फूल लगाए थे उन्होंने पैरों में, उसके बाद से होना शुरू हुआ। टेसू टेसू पता नहीं क्या ठीक है। के फूल बांधे थे उन्होंने, उसके बाद से होना शुरू हो गया, कई साल हो गए। टेसू के फूल से तो नहीं हो सकता। टेसू तो ढाक को बोलते हैं, ढाक के पत्ते को, जिसके पत्तल बनते हैं और हम पत्तलों पे खाना खाते हैं, उनके पत्तों से तो नहीं हो सकता। कोई दवाई दी होगी, उसको तो देंगे नहीं दोष, उसको देंगे। हम्म। यही हुआ होगा।
कुछ नहीं, दवाई भी ली होगी साथ में जब। कोई और दूसरा पत्ता हो तो अलग बात है, लेकिन जो ढाक के पत्ते होते हैं, पलास के फूल के, पलास के पत्ते होते हैं, टेसू उसी को बोलते हैं, टेसू। ये ये पत्तों के पत्तल बनते हैं, न जाने कितनी बार उसको तो हम खा लेते हैं, उसी पत्तल पे खाते हैं, तब तक तो एलर्जी किसी को हुई नहीं, तो स्किन की एलर्जी कैसे हो जाएगी बांधने से। हाँ ये भी बात सही। और ढाक का जो गोंद होता है, पलास के जो गोंद होते हैं, उसको कमरकस बोला जाता है। कमरकस, कमरकस के नाम से मिलेगा ढाक का गोंद। ये बाकी गोंद से ज्यादा पावरफुल होता है। ये उसमें डालते हैं जो पिन्नी वगैरह बनाते हैं ना, सर्दियों में लड्डू बनाते हैं। जी। कमर का, जब बेबी होता है तब खिलाते हैं मदर। तो मैं भी सोचा था कमरकस कुछ अलग है, लेकिन बाद में पता चला ये ढाक के गोंद को बोला जाता है कमरकस। और भैया एक भैया है, उनके सिर में डैंड्रफ है, लेकिन वो ऐसे जैसे बहुत ज्यादा हो गया है, फंगल इन्फेक्शन जैसा लग रहा है देखने में। बहुत ज्यादा हो रखा है, डैंड्रफ है, लेकिन वो जम गया है, पपड़ी पपड़ी है ऐसे। दही, नारियल तेल, फुलाई हुई फिटकरी, फुलाया हुआ सुहागा, नींबू, इसको मिला के उसे मसाज करने के लिए छोड़ दो 10 मिनट, 10-15 मिनट, उसके बाद बाल को धो लें। दही, नींबू, नारियल तेल, फुलाया हुआ फिटकरी, फुलाया हुआ सुहागा, कम ज्यादा हो जाए कोई चलेगा। ठीक है भैया। दुर्गा पवार, दुर्गा पवार अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। अ, भैया जी वो पार्सल की पूछ रहे थे, अभी तक क्या है, नहीं तो व्हाट्सएप गांव जाना था। व्हाट्सएप कर देना, मैं उसकी ट्रैकिंग आईडी भेज दूंगा। ठीक है। हाँ वही टेंशन था कि गांव चले जाएंगे तो वो दिक्कत। ये टेंशन यहाँ मत दिया करो मेरा। ठीक है। यहाँ दवाई बताना होता है, दिमाग की दही मत करा करो। व्हाट्सएप कर दो। ठीक है। आगे आगे से मैं किसी का ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ही नहीं लूंगा, अगर ऐसे, अगर मीटिंग में आगे किए तो। ठीक है। बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे बात कुछ और चल रही है वहां पे, मतलब खुरपी के, मतलब कहते हैं खुरपे के ब्याह में हंसुए का गीत गाने शुरू कर देती हो। पृथ्वीराज जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते गोविंद भाई। नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम। ये जो अपना छाले के लिए मेरे को दवाई आपने बताई थी ना, वो तो मैंने ले लिया, हम्म। लेकिन थोड़ा ज्यादा छाले थे तो वो गले का, जो गले से लेके जो अन्न नली का है ना, उसमें थोड़ा पानी पीता हूँ तो ऐसे दर्द होता है, जैसे सूजन आया है ऐसे हो रहा है इसके लिए। कोई बात नहीं, अगर पानी पीने से भी दिक्कत हो तो धनिया का काढ़ा बनाइए, धनिए का। घर में धनिया पड़ा हो, हाँ धनिया एक जी चम्मच धनिया, 2 कप पानी में डाल के, मतलब 1 गिलास पानी में डाल के खूब उबाल लीजिए। खूब अच्छे से उबालिए, और उसके बाद उसको छान के उसमें 1 से 2 चम्मच घी मिला के, या 1 चम्मच घी मिला के, उसको हल्का मुंह में चलाते हुए पी जाइए। जी। ठीक है। बाकी तो हाँ जी। दवाई कंटिन्यू रखिएगा, तो थोड़ा सा जी आपको जी। बेहतरीन आराम मिल जाएगा। जी। ठीक है भाई। पूजा, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो, वंदे मातरम भैया। मातरम। भैया मेरी ना 5 साल की बेटी है, उसको लूज मोशन लग रहा है सुबह से, तो मैंने हाँ उसको धनिया और जीरे का पानी दिया है, 4 बार दिया है, बट उसको आराम नहीं है। मोशन कितनी बार हुआ? सुबह से तो भैया बहुत टाइम जा चुकी है, 9-10 बार हो चुका उसको। और पानी 4 बार दिया? हाँ जी, 4 बार सुबह से मैंने दिया उसको। धनिया, जीरा, सौंफ मिला लो, और ठीक है। जबरदस्त काढ़ा बनाना, मतलब 1-1 चम्मच तीनों डाल के 1 गिलास पानी को चौथाई कर दो, और उसके बाद छान के जब वो ठंडा हो जाए तो 1-1 2-2 चम्मच करके पिला दो। और नाभि में अदरक का रस लगा दो, मतलब नाभि में अदरक का रस निकाल के डाल दो। ठीक है भैया जी, ठीक अमित त्यागी जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अमित त्यागी जी, माइक को अनम्यूट कीजिए। जी, वंदे मातरम भैया जी। मातरम।
जी एक मैंने रिक्वेस्ट करी थी भैया जी कि शिवाम्बू के बारे में बताने के। तो कोई अगर हो सके तो थोड़ा बता दीजिएगा कि इसके बारे में, ग्यारह इसका 11 तारीख, प्रॉपर तरीके से कैसे हम। 11 तारीख को 11 बजे, 11 तारीख को 11 बजे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। नरेश शर्मा, नरेश शर्मा, माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। मातरम। भैया जो मेरी सिस्टर है ना उसका भी ना इलाज चला रखे हुआ है। क्या चला रहे? उनका भैया भैया उनका वो बच्चादानी में गया था, अभी पैड यूज करा रखी, वाफ यूज करा रखी। कराओ ना, हर दूसरे दिन क्या मतलब यहाँ कम से कम एक डेढ़ नहीं भैया जी, उनका पेट में दर्द है 2-3 दिन से ज्यादा। पेट दर्द के दूसरे इलाज कर दो अपने घर में। कितनी बार तो फीडबैक डाला हुआ है पेट दर्द का कि धनिया, सौंठ, मेथी, अजवाइन इनको हल्का लेके बराबर, और उसमें से आधा चम्मच स्वाद के अनुसार काला नमक मिला के फंकी दे दो, या पानी में उबाल के पानी पिला दो। ठीक है तो भैया मैं आप तो सलाह ले लूँ भैया जी, मैं फिर बताऊंगी। ठीक है। अमृता बहन, अमृता बहन। वंदे मातरम भैया। मातरम। भैया आज मेरा बहुत अच्छा फीडबैक है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी में वो लड़की मुझे फीडबैक दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। मेरी खुद की बहन है भैया, और मेरे घर पे आई थी, और मैंने उसको कहा कि बहन तुझे इतनी दिक्कत है, तू डॉक्टरों को दिखाती है, इधर उधर पैसा बर्बाद करती है, तू ये पैड ले जा और इसको यूज कर ले। तो भैया वो मेरे से बोली कि नहीं दीदी मैं नहीं लेके जाऊंगी, पता नहीं आप कौन कौन सा काम करती रहती हो। मैंने कहा अरे मैं कुछ भी कर रही हूँ, तू ये पैड ले जा। अच्छा चल मैं तेरे से पैसे नहीं ले रही, मैं तुझे गिफ्ट कर रही हूँ। तो भैया वो नहीं बोली। जब मैंने गिफ्ट का नाम लिया तो वो मेरे से पैड ले गई, और आज उसकी कॉल आई कि दीदी जो पैड आपने मुझे दिया है ना, उससे मुझे काफी आराम है। इतना आराम तो मैंने बिजनौर के मतलब डॉक्टरनी की दवाई भी खाई तो भी नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, तो कहने लगी कि दीदी मुझे किट भिजवाओ। मैंने कहा ठीक है भाई किट भिजवा दूंगी, कहाँ तो तू एक पैड भी नहीं लेना पसंद कर रही थी। तो भैया उसको जो लिकोरे और पानी आने की शिकायत थी वो काफी बंद हो चुकी, और मैंने उसको भाप बताई है साथ में आज। जी। तो भैया वो मैंने सही किया। हाँ जी, हाँ जी, सही करी। और भैया ये कह रही कि दीदी आपने 100 रुपए न देके मुझे गिफ्ट देके मेरी जिंदगी बदल दी आपने दीदी। काफी दिनों से परेशान थी वो लड़की भैया, स्टेटस भी नहीं देखे थी। मैं रानू कह रही थी दीदी क्या है ये बोरिंग सी चीज लगाओ रहती हो आप। और आज वो मेरा इतना धन्यवाद कर रही थी कि मुझे दोपहर की मीटिंग भी नहीं मिली। 1 घंटा बात करी उसने फोन पे भैया मेरे से। बहुत बढ़िया, बहुत जी। फीडबैक है। मैंने भी। अब भैया मैंने वीडियो बना के डाली है इसकी, आप देख लेना। ठीक है, बढ़िया। ठीक है। वंदे मातरम भैया। आराधना, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। आराधना। जी भैया जी, वंदे मातरम। हम्म। भैया मैंने आपको फोटो भेजा था, मेरा भांजा है 2 साल 9 11 महीने का, उसको ना यहाँ पे सिर पे पता नहीं क्या है, ये हो जाता है। अभी आपके सामने अभी एक इलाज बताया सिर का, वही इलाज उसको भी कर दीजिए। मैंने नहीं सुना भैया जी, आप ये मैसेज डाल सकते हो, यहाँ पे मैसेज डाल दो। कान में रुई लगा रखी थी क्या? हाँ, कान में रुई लगा रखी थी, नहीं सुनी? या सिर्फ जरूरत पड़ने के लिए आते हो यहाँ पे, सीखने के उद्देश्य से नहीं आते? ऐसा है, 140 करोड़ की आबादी है। आप लोगों को सीखना हो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सीखने के उद्देश्य से आया करो, अपना काम निकालने के उद्देश्य से नहीं। दही, नींबू, नारियल तेल, फिटकिरी और सुहागा। फुलाई हुई फिटकिरी, फुलाया हुआ सुहागा, दही, नींबू, नारियल तेल। कोई कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इसको मिला के लेप बनाइए।
उस पे लगा के आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद उसे साफ कर दीजिए। और साथ में नीम के पत्ते उबाल के उस पानी से सफाई करना। रोज कर दो, 7 दिन में ठीक हो जाएगा। नसीम बानो, नसीब बानो, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। ऐसा है, अगर पहले आके सुनी होती ना, या कान में रुई नहीं लगाती, तो कम से कम वो चीज मेरे को बोलने के लिए 5 से 10 सेकंड, 15 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट मेरा बचता, तो किसी और का काम हो जाता। सिर्फ यही बोलना था ना कि पहले आप कर लो, तो सुन लेते, तो कम से कम भला हो जाता, समय बचता। समय बहुत कीमती होता है, ये नहीं लौट के आता, बाकी सब चीज लौट के आ जाएगा। नसीब आलम, हाँ जी बताएं। बोलिए। बोलना है नहीं बोलना है? भैया नसीब बानो जी, बोलना है नहीं बोलना है? माइक म्यूट कर दूं? उमेश दास जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मैंने आपको एक लिख कर भी भेजा और माता राम जी का वीडियो भी भेजा, नकल मार मार के मैंने वो, मतलब उसका ट्रीटमेंट तो कर ही रहे, आगे क्या करना है बताइए। उसमें मतलब बहुत सीरियस टाइप का हो गई थी वो। हमने उनको काढ़ा दे दे के उनका फीवर भी ठीक किया और इन्हें एनआईन चिप लगा लगा के ठीक किया है। बाकी हम किसी के प्रेशर में ना आए, बहुत लोग बोल रहे हैं इसको एडमिट कर दो, हम नहीं करेंगे, हम यही चिकित्सा जो भी हम करेंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी देख के रात को रिप्लाई कर दूंगा। जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। ठीक है। सीखिए, सीखिए। कहीं अभी आपके सामने चैट में भी मैसेज डाल रही हैं कुछ बहनें, तो सीखिए इनसे। इंदू जी, आपका रह गया था या हो गया है? इंदू बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मेरे को ये पूछना था भैया, एक लेडीज है उनको गठिया बाय है, तो जैसे नशे होते हैं उनमें जगह जगह गांठ पड़ जाती है, तो उसके लिए कोई इलाज? उसके लिए जो इलाज चलेगा लंबा चलेगा, उनको पहले पूछ लो कि करेंगे नहीं करेंगे। समय मैं अपना भी नहीं हाँ खा, जी, तो उनको लेके आना। उन्होंने बोला कि बताना। उनको लेके आना फिर वो गांव में मैं गांव में हूँ, वो गांव में रहते हैं, मैं दिल्ली हूँ। कोई बात नहीं, उनके गांव में कोई तो फोन होगा, तुम्हारे पास ऐसे ही आ गया, सपना आ गया था या फोन ही आया था? नहीं तो उनके घर गई थी, मैंने वहां देखा था भैया। तो फोन करके बोल दो कि मीटिंग में आओ। ठीक है। क्योंकि अगर गंभीर समस्याओं में हम जीत हासिल करेंगे तो उसका रिजल्ट भी तो हमें मिलना चाहिए। भाई हाँ जी भैया। मैं जी जान करने को एक तैयार हूँ, सामने वाला तैयार है? हाँ, उन्होंने बोला था, भी मैंने आपसे बोला भैया। कोई बात नहीं, आ जाए। अगर अभी डॉक्टर, अगर एम्स, दिल्ली एम्स में दिखाना होता तो फटाक से ट्रेन पकड़ के आ जाएंगे। खाली ये नहीं, वो तो वहीं से ऑनलाइन ऑनलाइन मीटिंग करवा दूंगी जूम पे, तो आ जाएगा कोई नहीं। अब कैसे बुद्धि खुल गई कि ऑनलाइन मीटिंग करा लूंगी? अभी इससे पहले बोल रही थी कि गांव में है, ये है, वो है, दुनिया जहान। साफ सी बात है, जब गंभीर समस्याओं का इलाज करेंगे तो भैया हमें साथ, उनका पूरा साथ चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ अपना समय लगाएंगे समाज के लिए, उनके लिए, तो उसका परिणाम हमें भी मिलना चाहिए। कोई यहाँ धन दौलत तो मांग नहीं रहे, कम से कम नियत से करे तो सही, विश्वास के साथ। सुनीता शर्मा दीदी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने जमीनी स्तर पे गुड़गामा में आपका स्कूल में जाके, जबकि गुड़गामा से आपका कोई ज्यादा लेना देना भी नहीं है, मतलब वहां से पिताजी रहते हैं, ना आप रहती हो, ना कुछ, ना वहाँ जान पहचान, हिम्मत करके नए शहर के नए स्कूलों में जाके
और उन बच्चियों को समझाया और उनके कुछ वीडियो क्लिप बनाए, तो बहुत अच्छा लगा देख के। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मातरम। आज गई थी मैं 4-5 स्कूल गई थी भैया, और उन्होंने जो है वो एक मैंने जो परमिशन लेटर लिया था उसकी जो है फोटो कॉपी मैंने सबको उनके हेड ऑफिस में भेजी है। एक्चुअली में गुड़गांव में काफी बड़े बड़े स्कूल हैं, तो वो उन्होंने डायरेक्ट मेरे को मतलब परमिशन नहीं मिली मुझे। एक दो स्कूल में मिली, वहां पे काफी अच्छा मेरा रिस्पॉन्स रहा। आज का भैया मेरा एक नेगेटिव पॉइंट रहा मेरा कि आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज भी गई थी, वहां से मैंने एमए किया है। तो वहां पे मैं भैया आज गई थी तो मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल सर के पास चली गई मैं, और उनको मैंने बताया अपने इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो सर भैया आज उन्होंने जो है मुझे मतलब नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज वो कहते हैं कि हम आपके इस प्रोडक्ट पे क्यों भरोसा करें। वो ऐसे बोलते हैं कि यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो आते हैं, हर हर चीज का इलाज 2-2 दिन में ही ठीक हो जाता है। फिर वो रामदेव जी का एग्जाम्पल देने लगे, रामदेव जी के भी इतने सारे जो है इलाज बताते हैं, फिर भी लोग उनके पीछे पड़ गए। मतलब काफी उन्होंने आज मेरे को जो है मतलब डिसअपॉइंट किया उन्होंने मुझे। तो मैंने कहा सर हमारा जो इंटेंशन जो है, हमको सिर्फ ये है कि लेडीज को जो है, हमारी जो गर्ल्स हैं उनको हमको जागरूक करना है, हमको उनके बीमारियों का इलाज घरेलू रसोई घर की चिकित्सा से बताना है। तो वो आज माने नहीं, मतलब वो अड़ गए कि ना ऐसे कैसे हम मान लें, हम आपके पास कौन सा प्रूफ है, आप कैसे ऐसे कैसे कर लोगे। मैंने कहा आप करवाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा। कहते सोचते हैं हम करते हैं अभी, मतलब देखते हैं क्या करना है हमको। तो वो आज बिल्कुल भी उन्होंने, मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई क्योंकि मैंने आज उनको इतनी मतलब बिल्कुल भी नहीं माने, उन्होंने यूट्यूब के पीछे पड़ गए, रामदेव जी के पीछे पड़ गए आज वो। जी दीदी, इस समस्या का भी समाधान आप लोगों के लिए बहुत जल्दी होने वाला है। अभी जो शायद बहुत जल्दी मेरी मीटिंग होने वाली है, तो प्राइम मिनिस्टर के पीए के साथ, और ठीक है। मैं दिल्ली के सीएम से और जो हेल्थ डिपार्टमेंट से, उससे आपको एक संस्था चाहिए। वो हम संस्था भी कह रहे थे कि मैं अपनी अपनी जो हम उनके फ्रेंड हैं, उनके फ्रेंड की अपनी संस्था है, उस संस्था के जरिए हमें अथॉरिटी लेटर मिल जाएगा, जिसपे सीएम के और उनके हस्ताक्षर होंगे। मतलब वहां से परमिशन लेटर होगा कि इस संस्था से जुड़े हुए लोग आपके पास आए तो आप इन्हें पूरी तरह से परमिशन दें। हाँ, ठीक है। कंपनी के प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है। बातों बातों में हम अपने सत्र के जरिए बताते हैं कि हाँ जी, हमें प्लास्टिक वाले पैड यूज ना करके जो नेचुरल पैड बाहर मिलते हैं, अलग अलग कंपनियों के नाम बता दिया, जैसे पैड के नाम बताते हैं वैसे ही अलग अलग कंपनियों के नाम बता दिया। तो उस तरीके से, लेकिन जो परमिशन मिलेगी वो मिलेगी जागरूकता करने की, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता करने की परमिशन मिलेगी। क्योंकि परमेश्वरी दीदी का जब आया था तो उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट स्कूल में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा गवर्नमेंट वाले मना करेंगे कि गवर्नमेंट वाले कभी भी प्राइवेट संस्थाओं को नहीं करे आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो अगर मायदे में मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं अपने प्राइवेट लोगों को आके बोलूं, प्रचार करने दूं, तो भाई जो मेरे से नीचे जो सीनियर जो जूनियर है, वो प्रिंसिपल बनने की ताक में है, तो वो कंप्लेन कर देगा कि ये कंपनियों से पैसे खा के यहाँ पे मीटिंग करवा। ऐसा भी हो सकता है। मतलब हमें उनके स्तर उनकी जगह पे भी रह के सोच के देखना है, तो उनको हम कैसे मान। बात भी हुई अब थी। मैंने बल्कि भैया आज ये प्रोडक्ट के बारे में तो उनको मैंने बताया ही नहीं। उन्होंने मेरी क्या, एक्चुअल में वो मेरी बात तो सुनना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैंने बड़ा अपना कन्वेंस किया उनको। मैंने कहा कि हम जो है हमारी गर्ल्स है उनको हम जो एजुकेट कर रहे हैं, उनको अब जागरूक कर रहे हैं। बल्कि इस टाइम पे जो बीमारियां जो प्रॉब्लम्स आती है उनको हम रसोई घर की चिकित्सा से इलाज करते हैं। तो उन्होंने आज वो जो है मतलब बड़ा मेरे को बार बार वो यही बोल रहे कि ऐसे तो जो है वो जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी ने इतने सारे इलाज बताए हैं, उनके भी तो लोग पीछे पड़ गए हैं, उनके उनको भी तो फंसा दिया था। ऐसे मतलब काफी उन्होंने नेगेटिविटी आज काफी रही आज। कभी कभी ऐसा हो जाता है, निगेटिव लोग भी आते हैं। जैसे मेरे मेरे पास, हाँ। मेरे घर में मेरा जो सबसे ज्यादा निगेटिव है मेरी धर्मपत्नी। अब नहीं है, 7.5 साल झेला। अरे भैया धीरे धीरे सब सुधर जाते हैं। वो ऐसा है, मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। 7.5 साल झेले मैंने। मेरा जिगरी दोस्त लंगोटिया यार, उसको 6 साल उसके ताने 6 साल सुने हैं।
अपने माँ बाप के 2-3 साल ताने सुने हैं, तो निगेटिवों की कमी नहीं है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अभी आपका जैसे विजिटिंग कार्ड बनेगा, तो उसमें आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है जी, अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में, मैं जैसे कई बार कहता हूँ, भविष्य में कभी भी आपको लगे कि हाँ जी मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप इस नंबर को रख लो और इस नंबर पे फोन कर लेना। फोन लग गया, कॉल उठ गई, तो आपको रसोई घर से वो चिकित्सा जरूर मिल जाएगी। मतलब भाई अब तो ऐसी स्थिति है कि सबके फोन उठेंगे नहीं, लेकिन वहां पे एक इम्प्रेशन दे सकते हैं कि देखिए जी ये मेरा नंबर है, आप अपने ही कार्ड को निकाल के दीजिएगा। कह रहे ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई ऐसी समस्या आए और आपको लगे कि भाई मुझे इसमें अपनाना है या अपना के देखना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो उससे आपको हम आपकी मदद करेंगे। तो एक चीज और उन्होंने आज मुझे बोली थी भैया कि जो है आप कौन से डॉक्टर हैं। ठीक है, आप कोई डॉक्टर नहीं है, अगर आप डॉक्टर होते तो फिर भी आप एक बार हम सोचते। फिर मैंने उनको ये बोला कि सर हालांकि ठीक है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन सर मुझे नॉलेज बहुत है, उसी नॉलेज को मैं जो है बच्चों के सामने बांटना चाहती हूँ, उनको शेयर करना चाहती हूँ। तो लेकिन उन्होंने मुझे एग्री मतलब एग्री नहीं हुए। वो कहते आप अगर डॉक्टर होते तो भी हम एक बार सोचते ना। आप आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो आज मेरे क्वालिफिकेशन तक पर आ गए थे वो। कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, वो तो खैर चलता रहता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से फिर उसके बाद आपका हौसला बढ़ रहा है, देखो जी। हाँ सर, हाँ भैया बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी उसे डिसअपॉइंटेड नहीं हुई हूँ। मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक कदम और आगे हम बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे हैं, कुछ सीखने को ही मिला है। उसके बाद क्या हुआ भैया, शाम को मैं मेरे नेबर के यहाँ गई, पड़ोस में। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाभी ऐसे ऐसे मैं जो है, मैं आज सुबह ही आई हूँ भैया गुड़गांव में यहाँ पे। तो मैंने उनको बोला भैया भाभी मैं ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपके बारे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो एक बार अपने पड़ोस की लेडीज को अपन बुला लेते हैं। कहते ऐसा करते हैं, शाम को तो लेडीज सब पार्क में घूमती हैं। मैंने कहा हाँ। कहते हैं मैं पहुंचूंगी अभी, मैं आपको कॉल कर दूंगी, जो सब लेडीज वहां पे आ जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है। 7:30 बजे भैया, 8 बजे करीब उनका फोन आया, 10-12 लेडीज बैठी हुई थी पार्क में। और मुझे उनका फोन आया और मैं चली गई, मेरे घर के सामने ही पार्क है भैया, वहां मैंने उनको मीटिंग अटेंड करी, उनके साथ डिस्कस किया उनके साथ में, और एक किट जो हाथों हाथी मेरी सेल हो गई। लेकिन कई लोग क्या, मैंने और लेडीज को भी बोला, मैंने कहा कि जो है आप इसको चेक करो। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं आप तो अभी रहने दो, हमारे पास तो इतना स्टॉक पड़ा हो, पहले हम उसको यूज करेंगे। मैंने कहा पहले आप उस स्टॉक को साइड में रख के इसको यूज करके देखिए, तब आपको, आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। बट वो लेडीज एग्री नहीं हुई। लेकिन आज एक चीज बहुत अच्छी हुई भैया, मुझे कम से कम 10-12 नंबर मेरे को मिल गए हैं, कांटेक्ट नंबर मिल गए हैं मेरे को, जो आगे अपने काम आएंगे। ये मेरा अचीवमेंट रहा है आज का। जी दीदी। और जो सबसे ज्यादा निगेटिव झेलेगा ना, वही, मतलब कह लो तो जैसे लोहा हो, अगर लोहे से औजार बनाना हो ना, तो उसको तपना पड़ेगा। सोने से श्रृंगार बनाना हो तो उसे तपना पड़ेगा। ये पे चमक लानी हो तो उसे घिसना ही पड़ेगा। तो वो सही चीज, बात है। और ये चीजें होनी चाहिए। अब हम इस सत्र के समापन की ओर लेके चलते हैं। आखिरी शब्द हम, रीना दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। रीना दीदी। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। और आज सुनीता शर्मा जी ने जब वो वीडियो डाली गर्ल्स की, लड़कियों की, वहां पे स्कूल में डेमो करने के बाद, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। और ऐसा होना चाहिए जब भी हम स्कूल में जाएं। मतलब सारा कुछ वो आप बता के आते हैं, लेकिन रिव्यू हम नहीं लेते हैं कि सामने वाले को कैसा लगा। तो ये रिव्यू लेने चाहिए, ये बहुत अच्छी पहल थी। इससे सभी बहनें सीखेंगी कि जब भी वो कहीं भी जाएं, तो सामने वाले का रिव्यू एक बार जरूर लें। बहुत बढ़िया। और जो ये सेशन चलता है शाम का, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ सीखने के पर्पज से बैठिए। ये नहीं है कि बस मेरा इलाज हो गया या मैंने किसी का पूछा और यहाँ पे आके पूछ लिया, इससे हमारा हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है। हमें यहाँ पे सीखना है, और सीखने के लिए ध्यान भी देना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए जिसका भी सवाल लेके आप आ रहे हो,
उसको आप मीटिंग का लिंक दे के ज्वाइन कर दीजिए कि पूछ तो मैं ही लूंगी। मान लीजिए कई लेडीज ऐसी होती हैं जो पूछने में थोड़ा हिचकिचाती हैं, आ जाएंगी मीटिंग में, पूछ तो चाहे आप ही लेना, लेकिन वो मीटिंग में रहें, सबके सामने वो सवाल हो रहा है, उसका जवाब भी दिया जा रहा है, तो एक विश्वास, एक हौसला बढ़ता है। और वहीं से हमारे लक्ष्य की पूर्ति भी होती है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यहाँ पे आके सीखें, उनका विश्वास बढ़े, और विश्वास से फिर उनको आराम भी जरूर मिलेगा। तो कोशिश करें, जिसके बारे में भी सवाल करें वो मीटिंग में जरूर आए, और ये सेशन सारा सीखने के ऊपर इसको लेके आए, ना कि अपने सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए कि मेरा काम हो गया बस, अब आगे मीटिंग में कभी आ रही हूँ कभी नहीं आ रही हूँ। तो इससे बचें और इससे फायदा उठाए, इससे अपने ज्ञान को बढ़ाए, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए 4-5 दिन नेट चला गया, मीटिंग नहीं हुई, तो आप लोग फिर सवाल करने कहाँ जाओगे? मतलब नेट के ऊपर आधारित है ये चीजें, दूसरे के ऊपर निर्भर हो रही हैं। ठीक है, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम हर रोज मिल रहे हैं, लेकिन भविष्य का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आप सीखिए, ताकि ये सीखा हुआ ज्ञान आपके आगे भी काम आएगा। तो बस यही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मीटिंग में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। और आखिरी में मैं यही बताना चाहूंगा कि आज कल साधना दीदी के सवाल और आज उस बहन के जो प्रश्न, जो परिस्थितियां थी, दोनों कितनी विपरीत नजर आई। उन्होंने बोला दूध पीने से बच्चा मरा, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो रोगी है वही आके बताए, जो उसको कष्ट है वही आके बताए पूरी जानकारी। क्या फर्क पड़ता है भाई, उसको पैसे तो देने नहीं है भाई, आपने उनको लिंक देना है, आपको जानना है जी, तो ठीक है जी, आप आइएगा तो आपको मिल जाएगा इलाज। ठीक है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, ना आप मना कर रहे हो कि हम नहीं बताएंगे, ना हम मना कर रहे हैं। सामने वाला रहेगा तो उसको लगेगा कि हाँ जी, यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पास जैसे और भी बहनें भाई परिवार जुड़ रहे हैं, तो उससे एक जुड़ाव भी बनेगा, माहौल भी बनेगा। और इसके साथ ही आज के सत्र को समापन करते हैं और कल सुबह मिलते हैं 11 बजे। और आखिरी में धर्मेंद्र नाथ जी कोटेशन डाले हैं, मैं हारता नहीं क्योंकि उससे जीतता हूं या सीखता हूं। और आज मेरी कोटेशन है, सच से बड़ा कोई तप नहीं। ठीक है, सच जो है वो सबसे बड़ा तप है। सच बोलना बहुत कठिन काम है, एक दिन दो दिन नहीं, पूरे जीवन में सच बोलना सबसे बड़ा तप है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।